नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। आपसे एक केस साझा करता हूं और कृपया आप ये बताएं कि ये कितना जस्टिफाइड और करेक्ट होगा इस केस में ये निर्णय लेना जो लिया गया ईडी के द्वारा। 26 जुलाई 2013 को लुधियाना के PS5 डिवीज़न में एक एफआईआर दर्ज होता है। सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 177, 420, 465, 467, 468, 471 के तहत जो एफआईआर दर्ज होता है वो एक प्रोप्राइटरी कंसर्न फॉर्म है, प्रोप्राइटरी फॉर्म है जिसका नाम है एक्सपर्ट मेसर्स जलधारा एक्सपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट का काम करती है। इस पे आरोप ये है कि 2013 के फरवरी और मार्च के दौरान इसने वास्तविक तौर पे कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, निर्यात नहीं किया और वैट की धोखाधड़ी करके रिफंड ले लिया। 14 अगस्त 2013 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले पे एक रिपोर्ट दर्ज करती है और 13 दिसंबर 2013 को ईडी एक प्लॉट जिसका नंबर 800 है और लुधियाना में सिचुएटेड है, वो श्रीमती सीमा गर्ग के नाम है, उसको अटैच कर लेती है, एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास करती है। और इसके बाद 28 मई 2019 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होता है, एक प्राधिकरण है जिसमें प्रोविजनल ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है, वो 28 मई 2019 को उस प्रोविजनल ऑर्डर को, अटैचमेंट ऑर्डर को कंफर्म कर देती है। इसके बाद ये मामला अपील में एक अपीलेट अथॉरिटी होता है, न्यायाधिकरण होता है, उसमें जाता है और वहाँ भी अपील डिसमिस कर दिया जाता है सीमा गर्ग का और अटैचमेंट को कंफर्म रहता है। अब ये मामला हाई कोर्ट पहुँचता है। अब इस चीज़ में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो अपील करने वाला अपीलेंट है, उसका ये आर्गूमेंट है कि ये प्रॉपर्टी 1991-92 में खरीदी गई है, जबकि जिस ऑफेंस की बात की जा रही है रिफंड लेने की, वो 2013 में एलाइज किया जा रहा है उसमें। तो ये कितना तार्किक है और ये कितना सही है इस अटैचमेंट की, एक प्रॉपर्टी जो 20 साल पहले खरीदी गई है वो किसी ऑफेंस में आज की डेट में अटैच किया जाए। आपका क्या कहना है? आप एक अगर जुडिशियल माइंड से सोचते हैं तो आपको इसका क्या लगता है कि क्या ये अटैचमेंट सही है या गलत है? ये मामला पहुंचता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस केस का नाम है सीमा गर्ग वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और केस का नंबर है PMLA नंबर 1 ऑफ 2020। 6 मार्च 2020 को हाई कोर्ट इसमें ऑर्डर पास करती है और ये डिवीज़न बेंच के द्वारा सुना जाता है और ऑर्डर पास किया जाता है। इस डिवीज़न बेंच में थे जस्टिस जसवंत सिंह एंड जस्टिस संत प्रकाश। इस हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने 2 मेन कानूनी बिंदुओं पे अपना विचार दिया। पहला कि कोई भी आपराधिक गतिविधि में अगर कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता। दूसरा कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी लेजिटिमेट सोर्स से इनकम के द्वारा, जो वैध जरिया है कमाने का, उसके जरिया कमा के खरीदा गया है तो उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो अदालत के सामने एक सवाल था कि क्या अटैच्ड प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम है, क्योंकि कभी भी कोई प्रॉपर्टी अगर अटैच की जाती है तो उसका जरिया जो है वो प्रोसीड ऑफ क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से कमा के खरीदा गया है। और ये प्रोसीड ऑफ क्राइम को, जिसको अपराध की आय कहते हैं, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1U में डिफाइन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। अब इसमें देखिए जो आईडी का आर्गुमेंट था हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धारा 5 सबसेक्शन 1 में 1 के अनुसार वो कोई भी संपत्ति अटैच किया जा सकता है और वहाँ पे ये मटेरियल नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी
कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम है या नहीं है, किसी आपराधिक गतिविधि से खरीदा गया है या नहीं है, या उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है। इसके पहले कि हम ये देखें कि कोर्ट ने और क्या कहा, यहाँ ये ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम या अपराध की आय होता क्या है और कैसे होता है। इसमें सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति के द्वारा कोई किसी भी शेड्यूल्ड ऑफेंस, अनुसूचित अपराध कहते हैं, एक ऑफेंस का शेड्यूल बना हुआ है एक्ट में, उस शेड्यूल ऑफेंस से रिलेटेड आपराधिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर किया गया हो, प्राप्त किया गया हो। दूसरा, जो इस ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य के बराबर की संपत्ति। तीसरा, जहां संपत्ति देश से बाहर ले जा गई हो या देश के बाहर हो तो उसकी वैल्यू के बराबर दूसरी संपत्ति। तो इस तरीके से डिवीजन बेंच ने कहा कि संपत्ति खरीदने की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान में रख के ही आप अटैच कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी जिस दिन ये का ऑफेंस कहा जा रहा है उससे बहुत पहले खरीदी गई है तो आप उस प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते। इसमें बहुत एक अच्छी बात कही हाई कोर्ट ने कि सेक्शन 24 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वो जिसकी संपत्ति होती है उसके जिम्मे ये ओनस डाला जाता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आप ये बताएं, ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि आप ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी आपने किसी गलत तरीके से नहीं खरीदा है और आपके खरीदने का जरिया, जो कमाई का जरिया है, वो न्याय संगत है, कानून के अंदर है। तो कोर्ट का ये कहना था कि अगर किसी भी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है तो फिर वो जो व्यक्ति आएगा वो आकर अपनी दलील देगा और अपनी पूरी बातों को बताएगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब तक संपत्ति उस आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं हो तब तक उसको अटैच करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हाई कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली टर्म में ये कहा कि किसी भी संपत्ति को कुर्की करने के पहले या उसको अटैच करने के पहले ये वैध स्रोत का होना ये या अवैध स्रोत का होना, ये डिसाइड होना बहुत ज़रूरी होता है और इसके आधार पर ही किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अगर मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े हुए, ये तो इस केस से का था कि कोर्ट ने ये कहा और कोर्ट ने उस जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसको रिलीज़ कर दिया, इमीडिएट रिलीज़ कर दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा जो एक डिसीज़न है कि ईडी अपने मनमाने ढंग से किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक किसी अपराध से या अपराध से जुड़े हुए कमाई से होना ज़रूरी है। आपको ये बताऊं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे पिक्चर में कैसे बना। 10 जून 1995 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित होता है और उसमें हर एक जो मेंबर स्टेट होते हैं उनको ये कहा जाता है या उनको ये आह्वान किया जाता है कि आप अपने यहाँ इस तरह का एक कानून लाएं। और इसी के बेसिस पर हमारे यहाँ 2002 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2002 में संसद से पारित होता है, जिसको कि 1 जुलाई 2005 को अधिसूचना के द्वारा इसको लागू किया जाता है। तो इसका पर्पस, इस एक्ट का पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, मतलब गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को कंट्री के मेन स्ट्रीम में लाकर इसकी अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया को रोकना। लेकिन कई केसेस में ये देखा जाता है कि इस एक्ट का मिसयूज़ किया गया है और उन संपत्ति पर को भी अटैच कर लिया जाता है जिसका कि अपराध से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आज का सफ़र था। इस सफ़र में आपका मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अगर कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना लिखें। धन्यवाद।